हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है तुलु वंश। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अभी तक हम 2 वंशों को पढ़ चुके हैं और अब बात करते हैं तीसरे वंश तुलु वंश की। थोड़ा हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में फिर से रिकॉल करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत 1336 ईस्वी में हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मुख्यतः 4 वंश हुए हैं। इसमें पहला संगम वंश, दूसरा सार्लू वंश, तीसरा तुलु वंश और लास्ट चौथा आता है अराविडु वंश। संगम वंश और सार्लू वंश के बारे में हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे तुलु वंश और अराविडु वंश के बारे में। तुलु वंश की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक था। ठीक है, तुलु वंश के अंतर्गत यहाँ पे जितने भी शासक हुए हैं इनमें पहला आता है वीर नरसिंह। ठीक है, इसका शासनकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक था। इसके बाद अगला शासक बना कृष्णदेव राय। इसका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक था। कृष्णदेव राय के बाद अगला शासक बना अच्युत देव राय और इसका शासनकाल 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक रहा। और इसके बाद तुलु वंश का जो आखिरी शासक हुआ सदाशिव, इसका शासनकाल 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक था। अब तुलु वंश के अंतर्गत जो ये शासक हुए हैं इनके शासनकाल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तुलु वंश के अंतर्गत जो पहला शासक हुआ वो था वीर नरसिंह। ठीक है, और इसका शासनकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक, कोई खास बड़ा शासनकाल नहीं रहा, मात्र 4 सालों तक ही इसका शासनकाल रहा। पहला पॉइंट आता है इसमें, तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। ठीक है, जो तुलु वंश था वो विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था और इसका संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। अब देखो तुलु वंश की स्थापना कैसे हुई। इससे पहले विजयनगर साम्राज्य में जब सालू वंश का शासन था तो सालू वंश का अंतिम शासक इमाडी नरसिंह, ठीक है, इमाडी नरसिंह की हत्या कौन कर लेता है? वीर नरसिंह कर देता है और इसके बाद तुलु वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें, जो सालू वंश का अंतिम शासक था कौन था? इमाडी नरसिंह। ठीक है, इसकी हत्या वीर नरसिंह करता है और उसके बाद तुलु वंश की स्थापना करता है। आगे बात करते हैं, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, जो तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। कब की? 1505 ईस्वी में। और एक और बात आप याद रखें, जो वीर नरसिंह था वो किसका पुत्र था? वो था नरसा नायक का। ठीक है, नरसा नायक की बात की जाए तो नरसा नायक सालुब नरसिंह का सेना नायक था। ठीक है, सालुब नरसिंह कौन था? सालुब नरसिंह सालू वंश का संस्थापक था और नरसा नायक ही सालुब नरसिंह को विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार करने में मदद करता है। इसके बारे में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इससे पहले हमने सालुब वंश के बारे में पढ़ा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, जो वीर नरसिंह था वो किसका पुत्र था? वो नरसा नायक का पुत्र था। ठीक है, आगे बात करते हैं कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल रहा 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। ठीक है, इससे पहले वीर नरसिंह का शासनकाल था जो कुछ खास लंबा नहीं रहा, मात्र 4-5 सालों का एक छोटा सा शासनकाल रहा और उसके शासनकाल में कुछ खास महत्वपूर्ण घटनाएं थी नहीं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। तो आप बात करते हैं कृष्णदेव राय की। पहला पॉइंट आता है इसमें, 8 अगस्त 1509 ईस्वी को वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा। ठीक है, वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बनता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली और महान शासक था। समस्त विजयनगर साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं उनमें से जो कृष्णदेव राय था वो सर्वाधिक शक्तिशाली और महान शासक था। आगे बात करते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में उल्लेखित किया है। अब देखो, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में जितने भी शासक हुए उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली और महान शासक था और इस बात का जिक्र बाबर ने भी क्या किया? अपनी आत्मकथा में किया। बाबर की आत्मकथा कौन थी? बाबरनामा। और इसी में उसने जिक्र किया कि कृष्णदेव राय
भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। एक और चीज आप याद रखें, अब देखो 1526 ईस्वी में क्या हुआ, जो सल्तनत काल था उसका अंत हो गया है। ठीक है, सल्तनत काल का जो समय चला था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसकी हत्या कौन कर लेता है, बाबर कर लेता है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। अब उत्तर भारत में जहाँ पर दिल्ली सल्तनत की सत्ता थी वहाँ पर अब मुगल साम्राज्य का उत्थान हो जाता है। ठीक है, लेकिन दक्षिण में 1526 के टाइम किसका शासनकाल था, कृष्णदेवराय का शासनकाल था। यहाँ पे दिया भी है 1509 से 1529 ईस्वी के बीच कृष्णदेवराय का शासनकाल था। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही जो विजयनगर साम्राज्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, तो इसीलिए बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय का जिक्र भी मिलता है। आगे बात करते हैं, सालूप तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री था और सेनापति भी था। ठीक है, जो सालूप तिम्मा था कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री व सेनापति था। आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय ने बीदर पर आक्रमण कर वहां के बहमनी शासक महमूद शाह को बरीद के कब्जे से छुड़ाकर सिंहासन पर बिठा दिया था। इस उपलक्ष्य में उसे यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का शासन था। ठीक है, लेकिन जो कृष्णा नदी थी इसके ऊपर बहमनी साम्राज्य का विस्तार था और बहमनी साम्राज्य उस समय 5 भागों में बढ़ गया था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलाकुंड था। और इसी दौरान कृष्णदेवराय क्या करता है, बीदर पर आक्रमण करता है और वहां के बहमनी शासक महमूद शाह को बरीद के कब्जे से छुड़ाता है और उसको सिंहासन पर फिर से बिठाता है। और इस उपलक्ष्य में उसे कौन सी उपाधि मिलती है, यवनराज स्थापनाचार्य की। ठीक है, आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गणपति शासक प्रताप रुद्र को 4 बार हराया था और प्रताप रुद्र ने कृष्णदेवराय से हारने के बाद उससे संधि कर ली और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया, उड़ीसा के गणपति शासक प्रताप रुद्र को 4 बार हराया। अब बार हारने के बाद प्रताप रुद्र ने आखिरकार कृष्णदेवराय से संधि कर ली और संधि करने के पश्चात उसने क्या किया, अपनी बेटी की शादी कृष्णदेवराय से कर दी। आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस तथा बारबोसा विजयनगर आए थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। जो कृष्णदेवराय था उसके शासनकाल के दौरान पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस तथा बारबोसा विजयनगर साम्राज्य में आई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे और जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय के बारे में कहा जाता है कि ये तेलुगु साहित्य का संरक्षण करता था, तो इसलिए इसके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे और जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। ठीक है, अब देखो इसने अपने शासनकाल के दौरान 8 सर्वश्रेष्ठ कवि को संरक्षण दिया हुआ था। ठीक है, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया और इसी कारण जो कृष्णदेवराय का शासनकाल था वो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया। आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यात एवं संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम की रचना भी की। ठीक है, कृष्णदेवराय ने खुद तेलुगु में क्या किया, आमुक्तमाल्यात की रचना की और संस्कृत में जामवती कल्याणम। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट हो रहे हैं आप भी उनको नोट करते जाइए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो कृष्णदेवराय है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो भी पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं इन सबको नोट करते जाइए। आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। भोज उपाधि इसने परमार वंश के जो शासक थे राजा भोज, उसका अनुसरण करते हुए धारण की। जो राजा भोज थे वो काफ़ी विद्वान शासक थे और खुद कृष्णदेवराय भी काफ़ी विद्वान शासक था, तो इसलिए इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेनाली रामाकृष्ण भी थे जिसने पांडुरंग महात्यम की रचना की थी। किसकी रचना, पांडुरंग महात्यम की रचना। आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गजों में अल्लसानी पैटर्न को तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में 8 दिग्गज थे। ठीक है, 8 तेलुगु कवि थे और उनमें से एक कौन था, अल्लसानी पैटर्न, और इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था तेलुगु कविता का पितामह है। आगे बात करते हैं, कृष्णदेवराय ने
नागलपुर नामक एक नया नगर स्थापित किया। अपने शासनकाल के दौरान इसने एक नया नगर नागलपुर स्थापित किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। कृष्ण देव राय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसको भी आप नोट डाउन करते जाइए। जो कृष्ण देव राय था उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं। अंततः 1529 ईस्वी में कृष्ण देव राय की मृत्यु हो गई। कब? 1529 ईस्वी में। और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान और शक्तिशाली शासक था उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं। कृष्ण देव राय के बाद अगला शासक बनता है अच्युत देव राय। ठीक है, इसका शासनकाल 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक था। पहला पॉइंट आता है इसमें, कृष्ण देव राय की मृत्यु के बाद उसका भाई, ठीक है, कृष्ण देव राय का भाई कौन था? अच्युत देव राय था। ठीक है, ये शासक बनता है। कब बनता है? 1529 ईस्वी में। आगे बात करते हैं। अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था। तिरुपति मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो जो अच्युत देव राय था इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? इसी तिरुपति मंदिर में करवाया। अच्युत देव राय के शासनकाल से भी एग्जाम में कोई खास प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और अब इसके बाद हम बात करते हैं सदाशिव की। ठीक है, सदाशिव का जो शासनकाल रहा 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। पहला पॉइंट आता है इसमें, सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक था। इस बात को आप नोट करते जाइए। सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक था। अब सदाशिव के शासनकाल में कुछ प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सदाशिव के शासनकाल में जनवरी 1565 ईस्वी को राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा अथवा बन्नी हट्टी का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। अब देखो 1542 ईस्वी में सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक बनता है। ठीक है, अब सदाशिव शासक तो बन गया लेकिन सिर्फ नाम मात्र का शासक था। इसके शासनकाल के दौरान जो सत्ता का असली भोग करता था वो कौन था? राम राय था। इस बात को आप याद रखें। और इसी राम राय के नेतृत्व में होता है राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। और किसके विरुद्ध होता है? बहमनी साम्राज्य के जो 4 प्रांत थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 प्रांत मिलकर क्या करते हैं? विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व करता था वो था राम राय। अब देखो समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर बहमनी साम्राज्य था। लेकिन बहमनी साम्राज्य बाद में क्या हो गया था? 5 भागों में टूट गया था, जिसमें से बीजापुर यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। यहाँ पर गोलाकुंड, यहाँ पर अहमदनगर, यहाँ पर बीदर और यहाँ पर बरार। ठीक है, ये 5 राज्य बहमनी साम्राज्य के ही भाग थे लेकिन अलग अलग हो गई थे। अब होता क्या है, यहाँ नीचे से तो विजयनगर साम्राज्य तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और इस वजह से बहमनी साम्राज्य के ये 4 राज्य आपस में मिल जाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से? बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकुंड और बीदर। ठीक है, इसमें बरार शामिल नहीं होता है क्योंकि बरार और गोलाकुंड में आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से बरार इसमें शामिल नहीं होता है। ये 4 राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं जिसका नेतृत्व कौन करता है? अली आदिल शाह। ठीक है, ये क्या करता है? राम राय के सामने कुछ मांगे रखता है, जैसे जो रायचूर का उपजाऊ क्षेत्र था, जो किले विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने जीते थे, उनको भी अली आदिल शाह क्या करता है? वापस करने की मांग करता है। लेकिन राम राय क्या करता है? उन मांगों को ठुकरा देता है और इसी वजह से होता है राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। इस चीज को भी आप नोट कर लें। जो राम राय था और जो बहमनी साम्राज्य के 4 राज्य थे, इनके बीच एक युद्ध हुआ जिसे राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में राक्षसी तंगड़ी भी पूछा जा सकता है, तालीकोटा भी पूछा जा सकता है और बन्नी हट्टी भी पूछा जा सकता है। राक्षसी तंगड़ी नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि यह युद्ध जिस क्षेत्र में हुआ था वह राक्षसी और तंगड़ी गांव के बीच का क्षेत्र था, तो इसलिए इसको राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तालीकोटा का युद्ध के बाद सदाशिव ने पराजित होकर तिरुमल की मदद से पेनुगोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया था, पर उसका जो शासन क्षेत्र और प्रभाव था वो अत्यंत सीमित रह गया था। हालांकि तालीकोटा के युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य था वो आगे भी चलता रहा, लेकिन दक्षिण भारत में जो हिंदू राज्य की सर्वोच्चता थी, प्रधानता थी, वो समाप्त हो गई थी और उसका शासन क्षेत्र और प्रभाव सीमित रह गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अराविडु वंश की। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अराविडु वंश
चौथा वंश और अंतिम वंश था। विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश था वो कौन था? अराविडु वंश। और अराविडु वंश की शुरुआत कब हुई? 1570 ईस्वी में। ठीक है। अराविडु वंश के अंतर्गत पहला शासक हुआ तिरुमल और इसे ही अराविडु वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। अराविडु वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तिरुमल। तिरुमल कौन था? तिरुमल था रामराय का भाई। अब देखो, अराविडु वंश से भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अराविडु वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तिरुमल था। और अराविडु वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रंग तृतीय। ठीक है। वेंकट द्वितीय के शासनकाल में कुछ घटनाएं हुई है। पहला, वोडेयार ने 1612 ईस्वी में क्या किया? मैसूर राज्य की स्थापना की। ठीक है। ये किसके शासनकाल के दौरान हुई? वेंकट द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुई। और दूसरा, वेंकट द्वितीय ने अपने शासनकाल के दौरान स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से क्या किया था? पत्र व्यवहार किया था। और इसी बीच उसने बहुत सारे ईसाई पादरियों को आमंत्रित भी किया था। आगे बात करते हैं, रंग तृतीय अराविडु वंश का अंतिम शासक था। इस चीज को भी आप नोट करें, जो रंग तृतीय था वो अराविडु वंश का अंतिम शासक था। तो इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य समाप्त तो होता है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमने मुख्यतः 4 वंशों को पढ़ा। संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा लास्ट अराविडु वंश। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहें और मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।